वेलकम टू ग्लोबल थ्राइव आईएएस एकेडमी। तो यहाँ पर आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जेनेसिस कैसे हुआ, वो कैसे आई एग्जिस्टेंस में। ट्रेडिशनल बुक्स में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स है, ठीक है, दैट्स नीडेड। बट उसके साथ साथ व्हाट इज आल्सो नीडेड इज कि उसका जेनेसिस कैसा हुआ, क्योंकि यूपीएससी का जिस तरह से चेंजिंग पैटर्न है, जिस तरह से डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, उसमें अगर आप एनालाइज करेंगे तो हमारा जो डिबेट्स का स्ट्रक्चर रहा है, जो हमारा एक इंटेलेक्चुअल डायनेमिक्स आ जाता है हर चीज में, उसको फोकस किया जा रहा है। तो उसी डिबेट को हम लोग ग्लोबल थ्राइव आईएएस एकेडमी पे एड्रेस करने वाले हैं एंड यू विल गेट टू सी दैट। तो अगर हम देखें तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो आइडिया था, एक तो ये बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि जब कॉलोनियल डायनेमिक्स से हम लोग इधर आ रहे थे, पोस्ट कॉलोनियल डायनेमिक्स में, या हम बात करें इंडिपेंडेंस जब हम लोगों ने अचीव कर ली थी, तो हमारे पास ये चैलेंज था कि हम उसको किस तरह से, क्योंकि नेशन बिल्डिंग का डायनेमिक्स, द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, द आइडिया ऑफ इंडिया, इंडिया एज सिविलाइजेशन, ये हम लोगों को इस पर बहुत फोकस करना था। क्योंकि द वर्ल्ड वॉज वॉचिंग, द वर्ल्ड वॉन्टेड टू नो कि हम लोग किस तरह से, बिकॉज दे वर ऑलवेज हैविंग दिस आइडिया कि हम लोगों ने इनको डेमोक्रेसी दिया है, दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू से कि हम लोगों ने इनको डेमोक्रेसी दिया है, हमारे जाने के बाद देखो दे वोंट सर्वाइव, दे विल कम बैक टू ब्रिटिशर्स, दे विल आस्क फॉर थिंक कि आइए प्लीज हमारे को गवर्न कर लीजिए, यू आर द बेटर गवर्नर्स। बट द प्रॉब्लम इज, द फैक्ट इज कि वी actually became a successful nation, we became a thriving democracy, and we have survived it, and we are actually having the kind of renaissance, that is what I say। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेनेसांस अगर आप देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इस तरीके से डिजाइंड है कि हम लोगों का हमेशा से एक आइडिया है ऑफ रेनेसांस, ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वो हमको देखने को मिलता है। तो जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं डायनेमिक्स में, जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, नई नई जो डिबेट्स आ रही है, जैसे आप कई कोई भी डिबेट ले लीजिए, जैसे बिटकॉइंस आया, क्रिप्टो करेंसी आया, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्कोप है कि हम उसको कैसे उस डायनेमिक्स को भी इंक्लूड करें। तो इस तरह से पेक्यूलैरिटीज को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा पॉलिटी, या कोई भी टॉपिक, इकोनॉमिक्स का टॉपिक, कोई भी टॉपिक हम इसी तरह से एड्रेस करेंगे ग्लोबल थ्राइव आईएएस एकेडमी पे। क्योंकि हमारा बेसिक एजेंडा ही यही है कि नया जो पैटर्न है, जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं और जो यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हम उसको कैसे एड्रेस करें, प्लस पर्सनालिटी में वो कैसे हमारे इंकलकेट हो जाए। दैट्स द बेसिक आइडिया एट ग्लोबल थ्राइव आईएएस एकेडमी। एंड बिलीव मी, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस बिकॉज वी हियर आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिवोल्यूशनाइज थिंग्स। तो वो जो एजेंडा है हमारा कि किस तरह से इसको रिवोल्यूशनाइज करें, किस तरह से एक स्टैंडर्ड डायनेमिक्स और एजुकेशनल डिस्कोर्स जो होता है, जो एक्चुअल में हमारे से स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड है, हम उसको कैसे रीच करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की जब हम बात करते हैं तो चैलेंजेस बहुत सारे थे। अब चैलेंजेस में क्या आ जाता है, तो चैलेंजेस में हमारे पास आ जाता है द चैलेंजेस ऑफ कास्ट। तो कास्ट कैसा था, तो अगेन आपको पता होगा कि जब डायनेमिक्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का था, तो हमारे पास चैलेंज था कास्ट का। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें अगेन द पार्टीशन का जो बैकड्रॉप था, रिसेंट पार्टीशन हुआ है, ब्लड शेड हुआ है, आपको पता है। अगेन द प्रॉब्लम कि हमारा जो कम्युनलिज्म था, अगर हम हिस्ट्री को एनालाइज करें, मॉडर्न हिस्ट्री को करें, तो कितना ज्यादा अगर क्रूशियल वेव ऑफ कम्युनलिज्म हमारे पार्टीशन के टाइम पे हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, जो कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी हमको देखने को मिला है। तो उस बैकड्रॉप में भी हम कैसे एक हार्मोनियस डिस्कोर्स बनाए, वो हमारा आइडिया था। फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से कैसे कनेक्ट करना है फ्यूचर में, हमारा ये हमेशा से गोल रहा है, कंटिन्यूस डिबेट रहा है इसके अराउंड। तो वो चीजें हम लोग कैसे कर रहे हैं, माइनॉरिटीज, वल्नरेबल सेक्शन, ट्राइबल सेक्शन को हम कैसे एड्रेस करें। सो अगेन द क्वेश्चन ऑफ सबॉल्टन्स, द सबॉल्टन पॉलिटिक्स, ये वर्ड अगर देखें तो यूपीएससी में अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल उसमें नहीं यूज होता है, बट आज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग को भी हमें इंक्लूड करना होता है। तो सबऑल्टर्न का जो वर्ड है उसको भी हमको समझना होगा। तो अगेन द आइडिया ऑफ द अदर, वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज डोमिनेंट, ठीक है। एनी एंटिटी जो डिस्कोर्स बना रहा होता है वो अपने आप को एक डोमिनेंट पॉलिटिक पे रखता है और दूसरा अदर हो जाता है। तो उस अदर को ये ना लगे और उसको कैसे डायनेमिक्स करे और उसको कैसे अपने सेल्फ का ही पार्ट समझे, इस डायनेमिक्स के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। एंड
अगर हम देखें तो जितना भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इट्स थ्राइविंग, इट हैज सर्वाइव्ड एंड इट इज ग्लोरिफाइड। तो वो चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेनेसांस ये वर्ड अगर देखा जाए तो यूपीएससी के पीवाईक्यू में है, तो वो सब चीजें हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में इंक्लूडेड है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही थी, ये सब डिबेट्स, तो क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, कास्ट स्ट्रक्चर कैसा है, अगेन द आइडिया ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन, द ट्राइबल सेक्शन, ट्राइबल का क्वेश्चन कि कैसे उनको इंटीग्रेट करना है सोसाइटी में, कितना उनको आइसोलेशन देना है, उनकी ऑटोनॉमी, उनका अगेन उनका खुद का जो डायनेमिक्स है वो कैसे इंक्लूड करना है, ये सब चीजें हमने सीखी है। तो एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी एंड ऑल दीज डिबेट्स विल एक्चुअली बिकम वेरी क्लियर। सो लेट्स स्विच टू द वीडियो ग्राफिक्स ऑल्सो। Genesis of the Constituent Assembly of India. This is a topic that is central to the very idea of constitution, the very idea of polity, and the very idea of political existence of every Indian. तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल बुक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमको बता दिया जाता है, बट क्या प्रोसेस था, किस तरीके से इस आइडिया का जेनेसिस हुआ है और किस तरह से इस आइडिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हुआ है, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सब पॉइंटर्स होते हैं जिससे हम लोग प्रीलिम्स तो पार कर ही लेते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो मेंस और इंटरव्यू में पर्सनालिटी एस्पेक्ट हमारा जो निखर के आता है वो इन सब डिबेट्स को एक्नॉलेज करने से आता है। तो आइए जानते हैं कि क्या प्रोसेस रहा है इन दिस आइडिया ऑफ द जेनेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द आइडिया ऑफ गवर्नेंस। तो ये जो आइडिया है कि देयर इज दिस नीड टू गवर्न, ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था फ्रॉम द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, क्योंकि वो एक ऐसा रेवोल्यूशन था, यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है ये प्रिंसिपल कि स्टेट को एक एंटिटी चाहिए होती है, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी चाहिए होती है, ताकि हर जो एंटिटी है, हर स्टेक होल्डर जो है सोसाइटी में, वो एफिशिएंटली फंक्शन कर सके, अपना समझ सके। तो वहाँ से हम देखते हैं अब इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 का रेफरेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर जनरल स्टडीज़ का पर्पस, या फिर हम बात कर लें द आइडिया ऑफ डिबेट्स। तो ये सब तो हम अपना वर्ल्ड हिस्ट्री में समझेंगे ही, आज हम पॉलिटिकल एंगल से समझेंगे, पॉलिटी एंगल से समझेंगे कि इसका क्या रेलेवेंस है। तो जैसे जैसे हम देखें कि मोनार्कीज को रिप्लेस किया गया बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पे स्टैब्लिश होता गया ये प्रिंसिपल कि एक कंट्री को किस तरह से गवर्न होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरह का एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है, गाइडिंग लाइट बन जाता है गवर्नमेंट के लिए, जो स्टैब्लिश करता है प्रोसीजरल रूल्स, किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक कंट्री के वो कैसे रन हो। तो यहाँ पर एक तरह से जैसे कि बी आर अम्बेडकर कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स दैट बेसिक डॉक्यूमेंट दैट इज गोइंग टू एक्चुअली हैव दिस proper basis of how to govern a country, and it also depends on the population कि वो किस तरह से उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो इट बिकम्स आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, एंड दिस ऑल्सो बिकम्स द एथिकल इनसाइट। तो कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर राइट्स की बात की गई है, सब्सटेंटिव राइट्स हम लोगों को मिले हैं एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो द वेरी आइडिया ऑफ राइट्स, द वेरी आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस, द वेरी फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज समथिंग दैट इज मार्क्ड बाय राइट्स। अगर हमारे पास राइट ना हो या फ्रीडम ना हो या फ्रीडम ऑफ वॉइसिंग आवर ओन थॉट्स, तो कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको स्टेट थ्योरी से भी रिलेट कर सकते हैं। सो द आइडिया कि हम लोग जो हैं वो एक साथ कैसे आए, किस तरीके से एक नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर देखा जाए तो सबसे पहली बार आती है एक साथ 9th of December 1946 में। So when the Constituent Assembly of India met for the first time on 9th of December 1946, जो members थे they were having this feeling कि ये एक historical role होने वाला है, जिसमें एक तरह से जो basis बनेगा हमारे nation का, the idea of nation state, the idea of India। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि I tremble a little and feel overwhelmed by the mighty task. So it was a mighty task.
तो यहाँ पर इसको किस तरह से उन्होंने निभाया है, ये एक लेंदी डॉक्यूमेंट रहा है। तो 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ट्रेडिशनली बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कि किस तरह से प्रोसीजरल डिज़ाइन होना चाहिए, क्या मतलब कि किस तरह के पेक्यूलियर पॉइंट्स होने चाहिए। तो जैसे भार्गव कहते हैं कि इट इज़ वाइडली एग्रीड that one reason for having constitutions is the need to restrict the exercise of power. Constitutions provide these basic rules and therefore prevent states from turning tyrannical. तो स्टेट्स डिक्टेटर ना बन जाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस जो अभी मैंने आपको कोट्स दिए हैं, यू कैन एक्चुअली राइट इट डाउन एंड जब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने मेंस आंसर्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो यही सब कोट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसका जो प्रिंसिपल है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत अच्छे तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स समझ रहे थे। तो कुछ चैलेंजेस भी थे अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो वो चैलेंजेस क्या थे? तो चैलेंजेस थे कि एक ट्रांसफ़र हो रहा था पावर का फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू इंडियंस, और उसको उस ट्रांजिशन को किस तरह से स्मूथ करना है, किस तरह से हमारा क्या प्रिंसिपल्स होंगे उसको स्टैब्लिश करना है, वो एक टास्क था। दूसरा जो बैकड्रॉप था पार्टीशन का, तो यहाँ पे हम पार्टीशन से भी कनेक्ट करेंगे। नॉर्मली हम लोग जो अपनी पॉलिटिकल की जो ट्रेडिशनल बुक्स होते हैं उसमें पार्टीशन का पॉइंट नहीं लेके आते हैं। तो अब अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को हमें यहाँ पे पार्टीशन से कनेक्ट करते हुए पॉलिटी में आना है। तो ये भी हम जो ये आर्ट है ये भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे। तो जो इशू था रिलीजन का, कि रिलीजन अगेन हमारे डाइवर्स डिस्कोर्स है। आपको पता है कि हमारा जो नेशन का प्रोसेस रहा है, नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस रहा है, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो रहा है, उसमें हम लोगों ने ये बहुत सारे मतलब कि चैलेंजेस, कम्युनलिज्म का चैलेंज फेस किया था। 2 नेशन थ्योरी को, जिसकी वजह से पार्टीशन हो गई थी कंट्री, वो भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी थी। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जहाँ पे हार्मनी स्टैब्लिश हो सके। तो कांग्रेस, अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस के पास एक क्लियर मेजॉरिटी थी। 208 मेंबर्स आउट ऑफ 389 मेंबर्स जो थे प्रायर टू पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन ऑफ द कांग्रेस प्रेजेंस culminated to 192 out of 299, but still it was having a major say. तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हुए थे कि क्या ये असेंबली रिप्रेजेंटेटिव है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेंट्रल रहा है, और इसका आंसर था कि अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे हर एक माइनॉरिटी कल्चर से, या फिर हम बात करें वल्नरेबल सेक्शन से, हर जगह से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो बिपिन चंद्रा भी कहते हैं द इमर्जेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल डाइवर्सिटी वर सीन एज साइमल्टेनियस प्रोसेसेस. Regional cultural identities would develop not in conflict but as a part of all India identity. तो this all India identity, ये जो वर्ड है ये अपने आप में एक एसेंस बन जाता है। तो ये चीज़ भी हमको समझनी होगी। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो माइनॉरिटी सेफगार्ड्स हम लोगों ने इंश्योर करे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्राइबल एलिमेंट, तो अगेन द अदर माइनॉरिटी सेक्शन ट्राइबल, तो यहाँ पे भी उनका जो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारे देश का, उनके लिए किस तरह से हम करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से उनका इंपॉर्टेंट रोल, उनका सेफगार्ड्स होना चाहिए, इसको भी हमने इंश्योर किया। तो जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनका जो पॉलिसीज़ था वो काफ़ी था कि एक तरह से आइसोलेट कर देते थे कि हाँ भैया तुम अलग हो, हम अलग हैं। बट अगेन उनको कैसे इंटीग्रेट करना है, किस एक्सटेंट तक आइसोलेशन का, यानी कि उनको ऑटोनॉमी देनी है, ये सब भी डिबेट्स हमारे यहाँ आती रही हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। तो एक सोशल स्ट्रक्चर अगर हम देखें ट्राइबल सोसाइटीज़ का, तो वो कैसे बनता है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर बन जाता है। अगर हम ये पर्सनालिटी डिबेट्स में मेंशन करें तो ये भी हमारे को एक क्रिटिकल इंसाइट देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। तो अगेन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, 5th and 6th शेड्यूल, ये सब की बातें भी हम लोग आगे इसमें डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर अगेन जो ये हमारा पॉलिटी, ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं ये पॉलिटी का बेसिस है, और ये वो क्रिटिकल इंसाइट्स है जो कि एक्चुअल में एनरिच करते हैं हमारी पॉलिटिकल डिबेट्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को। तो इसके अलावा बात किया गया कि अगेन हाउ टू रिकॉग्नाइज ट्राइबल्स एज इक्वल सिटीजन्स of the country having full political rights.
तो यहाँ पे हमको ये पता लगता है कि डाइवर्सिटी, द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी और द एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, इसको हमने कैसे इंक्लूड किया। तो अगेन जो हिस्टोरिकल एसोसिएशन रहा है, जैसे अगेन द ट्राइबल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड द ट्राइबल्स ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो उसको कैसे मतलब कि अगेन हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट, हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली हैव अ हार्मोनियस डिस्कोर्स, दैट वाज द बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोगों को ये भी पता है कि अगेन द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय सरदार पटेल, तो उन्होंने अगेन द इंटीग्रेशन ऑफ नेशन, तो वो था अगेन द इंटरनेशनल कन्वेंशंस जिस बैकड्रॉप में थे, तो अगेन द क्वेश्चन ऑफ कश्मीर, तो इन सब चीज़ों पे भी किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने थे, एंड यू हैव टू इंक्लूड दीज कॉम्प्लेक्सिटीज इन योर आंसर्स एंड इन योर डिबेट्स। तो टास्क अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। तो इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज अगेन जो कॉलोनाइजर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे इकोनॉमी को, हमारे नेशन को काफ़ी मतलब कि डिविजन्स पैदा करे हुए थे। अगेन द आइडिया ऑफ डिवाइड एंड रूल, तो उस तरह से काफ़ी क्लीवेजेस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उसको किस तरह से काउंटर करना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को वापस कैसे लाना है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो इकोनॉमिक्स का भी पॉइंट यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसको अगेन द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वो कैसे इस्टेब्लिश करें, इस पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, और ये सब डिबेट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने थी। तो अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू रिमार्क्ड, द फर्स्ट टास्क ऑफ दिस असेंबली इज टू फ्री इंडिया थ्रू अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, to feed the starving people and to clothe the naked masses and to give every Indian the fullest opportunity to develop himself according to his capacity. This particular dialogue, अगर आप लास्ट लाइन देखें, to give every Indian the fullest opportunity to develop himself according to his capacity, ये हमारे प्रिलियंस में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है, और इससे अगेन द आइडिया ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, द आइडिया ऑफ वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल डायनेमिक्स, ये हमारे प्रिलियम्स का क्वेश्चन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको गलत मार्क कर दिया। स्पीच पे आ रहा है, हम लोगों ने अपनी डिबेट्स में इंक्लूड कर लिया। तो इसी तरह से हम अपना पॉलिटी भी एक तरह से कवर करते हुए जाएंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कास्ट सिस्टम को भी एक्नॉलेज किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात की कि हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे करें। तो ये जो हमारा कास्ट सिस्टम है, विच हैज़ एक्चुअली बिकम अ यूनिक फीचर ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये इस चीज़ को अगेन इस आइडेंटिटी एस्पेक्ट को भी कैसे एक्नॉलेज करना है, किस तरह से क्लासलेस सोसाइटी की तरफ लेके जाना है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करना है, ये सब बात भी हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पर अगेन डिफरेंट पोजीशंस थी, जैसे कि अगेन एक पोजीशन होती है अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ इंडियन विलेज, तो इंडियन विलेज का क्या रोल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको डिबेट देखने को मिलती है। तो एक डिबेट को मैं कहूँगी गांधीयन डिबेट, दूसरी डिबेट को मैं कहूँगी नेहरूवियन डिबेट, और तीसरी डिबेट को मैं कहूँगी अम्बेडकराइट डिबेट। तो अगेन अम्बेडकर पर्सपेक्टिव, तो गांधीयन विजन क्या था कि एक मतलब अगेन द रोमांटिक इमेज ऑफ विलेज, कि विलेज को अगेन एज सेल्फ गवर्निंग एंटिटीज। वहीं पे अम्बेडकर विजन क्या था कि नहीं भैया, अगर हम देखें तो विजन ऑफ अ विलेज में क्या है, वहाँ पे कुछ आइडियाज़ होते हैं, जैसे आइडियाज ऑफ इग्नोरेंस व्हेन इट कम्स टू कास्ट, तो ये सब थी। एंड नेहरूवियन विजन क्या था कि हम अपने विलेज को रिकॉन्स्टिट्यूट करें विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से कि किस तरह से हम लोगों को सब डिबेट्स को इंक्लूड करते हुए करना है, तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पे ये भी डिबेट थी। तो ये चैलेंज भी हमको देखने को मिलेगा। काफ़ी कंसर्न्स थे। ये डिबेट, ये जो लेक्चर है, ये एंडलेस जा सकता है। हम लोगों ने बात कर ली हमारे ट्राइबल्स की, हमारे रिलीजन की, हार्मनी की, डेमोक्रेसी की, एंड आइडिया ऑफ ट्राइबल्स एंड द आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, द कास्ट सिस्टम, ये सब हम लोगों ने बात करी। तो ये सब डोमिनेंट कंसर्न्स रहे हैं, और ये सब चीज़ों को हमने एक तरह से निचोड़ के ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की है जो एक हारमोनियस हो, जो प्रिंसिपल्स पे हो, और जिसमें अगेन एक विजन हो। सो दैट्स द बेसिक। So that was me explaining the various debates, various critical pointers जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने थे। So these are the things that actually लोग कहते हैं GS2 में मार्क्स नहीं आते हैं, but एक्चुअल में अगर हम इस तरह से डिबेट्स को इंक्लूड करें, रिफ्लेक्ट करें कि we are having a perspective, so that is what gives the additional edge. So that's how we are going to cover the topic. So please like, share and subscribe Global Thrive IAS Academy. Thank you.